प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बिजली की कीमतों के मामले पर वज़राए आला के दरमियान, बिलखुसूस दो वज़राए आला के दरमियान बयानबाजी जारी है। फैफिन की एक रिपोर्ट सामने आई है और फैफिन की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि सिर्फ 11 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 377 में से 25 दरखास्तें निपटाई हैं। बाकी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने तो काम ही नहीं किया, लेकिन जिन 11 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने काम किया है उन्होंने भी 377 में से 25 दरखास्तें निपटाई हैं, जो कि कुल दायर दरखास्तों का सिर्फ 7% बनती हैं। ये 6 महीने में इतना काम हो पाया है, जबकि 180 दिनों में, यानी दरखास्त दायर होने के 180 दिनों के अंदर इसको निपटाना आईनी और कानूनी तौर पर जरूरी है, जो कि होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर क्या होगा? मौलाना ने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा ना बनने का फैसला उन्होंने किया है और वो कहते हैं कि जी हमने माजी के तल्ख तजर्बात से सीखते हुए फैसला किया है, हम किसी इत्तेहाद में नहीं जा रहे। अडयाला में आज में मजीद 6 गिरफ्तारियां हुई हैं और इनमें स्वीपर्स भी शामिल है, खातून स्वीपर। इल्ज़ाम उन पर यह है कि वो इमरान खान का पैगाम बुशरा बीबी तक पहुंचाती थी, बुशरा बीबी का पैगाम इमरान खान तक लेकर आती थी। तो इस इल्ज़ाम में वो खातून जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया और 6 मजीद लोग भी गिरफ्तार हुए। इन तमाम चीज़ों पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ उमैर न्याय साहब मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया न्याय साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें राजा रियाज साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और शौकत प्राचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शौकत प्राचा साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ। आपके ख्याल में पंजाब का फैसला सही है या सिंध का क्रिटिसिज्म ठीक है? बहुत शुक्रिया जी। आप मजे ले लेके सुन रहे थे जिस वक्त। क्या करें फिर, और हमारे पास क्या चॉइस है? नहीं, जितना मजे ले लेके आप सुन रहे थे तो उससे तो ना आप पंजाब से खुश हैं ना आप सिंध से खुश हैं। ठीक, मेरे नजर मैं तो क्या खुश होऊंगा। आज एक और बात बिजली के बिल पे खुदकुशी की है सर। बात ये है जी कि जब आपने खुद ही लफ्ज़ रिलीफ का इस्तेमाल किया, तो रिलीफ इन एनी वे रिलीफ तो रिलीफ होता है। ठीक है, वो चाहे 2 महीने का हो या 2 दिन का हो, वो 1 दिन का हो 2 महीने का हो। और यकीनन स्पेशली बिजली के बिलों के हवाले से मैंने आज ही अपना बिल पे किया, तो मैं फील कर सकता हूँ। ठीक है, और अच्छा खासा, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मैं फील कर सकता हूँ। ठीक है, प्रेशर तो आया ना बाकी सूबाई हुकूमतों पे। अगर वो सिंध गवर्नमेंट इस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है तो KPK की गवर्नमेंट पे भी तो प्रेशर तो आया है, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट पे भी प्रेशर तो आया है। यानी एक ट्रेंड है, शॉर्ट लिव्ड है। होना ये चाहिए कि या तो कोई यूनिफॉर्म हो। बिजली तो एक महकमा है ना, और विफाक का सब्जेक्ट है वैसे भी। बिजली एक महकमा और फेडरल गवर्नमेंट का है। ठीक है, और उसमें आप रिलीफ ढूंढें जितना मैक्सिमम हो सकता है। यानी जब आवाम की बात आती है तो फिर वो उसको टाइटल नहीं दिए जाने चाहिए। आवाम के लिए ही KP गवर्नमेंट, मेरे लिए गवर्नमेंट्स हैं, सूबाई हुकूमतें हैं। इनकी पार्टी की है, उनकी पार्टी की है, आपकी पार्टी की है, किसी और पार्टी की है। दीज आर द गवर्नमेंट्स, और गवर्नमेंट्स हैव टू रिस्पॉन्ड टू द प्रॉब्लम टू द पीपल। जब लोगों के प्रॉब्लम के लिए आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप एक दूसरे को ताने देंगे, तो उसके लिए फिर अफसोस होता है। रिलीफ, मैं फिर कहूँगा, रिलीफ इज रिलीफ। आपने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ टिल्ट किया, उनकी गवर्नमेंट है ऑब्वियसली पंजाब में। वो ज्यादा तो मगर सबके हैं ना, नहीं सबके हों, लेकिन PMLN का बुनियादी एतराज यही है। MQM कहते हैं कि जी आपने एक सूबे का, बुनियादी बात यह है कि ये PMLN गवर्नमेंट है, उसमें पीपल्स पार्टी इत्तेहादी नहीं है, MQM इत्तेहादी है। कैबिनेट में पीपल्स पार्टी नहीं बैठती, MQM बैठती है। लिहाजा MQM तो कह सकती है ना, उनको MQM कह सकती है कि हमने आपको जो है वो, आप काबीना में आप सरबराह हैं, आप वज़ीर आज़म हैं। पीपल्स पार्टी नहीं कह सकती कि हम आपके इत्तेहादी हैं, हम आपके साथ कैबिनेट में उसूली तौर पर तो कह सकते हैं, उसूली तौर पर तो हैं, वो भी इत्तेहादी कैबिनेट में ही नहीं है ना। बात ये है तो दिया हुआ है, ये जो असूली तौर पे होता है, जो अखलाकी तौर पे होता है, इट्स अ क्रूड पॉलिटिक्स। ठीक है, ये पॉलिटिक्स है। यानी जब MQM बेसिकली मुस्तफ़ा कमाल साहब या कोई और कह रहे होते हैं कि कराची के प्रॉब्लम्स, वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं कह रहे होते। देयर ऑडियंस इज समवन एल्स, दे आर एड्रेसिंग समवन एल्स। वो सिंध गवर्नमेंट को नेसेसरली कराची के जितने प्रॉब्लम है, वो बिजली का हो, K इलेक्ट्रिक तो वफाक का भी नहीं है, और K इलेक्ट्रिक जो है वो सिंध गवर्नमेंट का भी नहीं है। K इलेक्ट्रिक के साथ कोई कंसर्न है तो वो फेडरल गवर्नमेंट है। लेकिन जब भी MQM एड्रेस करेगी, MQM नेसेसरली सिंध गवर्नमेंट को एड्रेस करेगी फॉर कराची प्रॉब्लम। तो पीपल्स पार्टी का सॉफ्ट बेली है ना कहीं कहीं, वो नून लीग भी नहीं है, उनका तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विच इज सिंध एट द मोमेंट। बिल्कुल ठीक है। राजा रियाज साहब, ये एक एतराज ये है कि
आप आवाम पर बोझ डालते हैं 500 अरब रुपए का फॉर एग्जांपल, और उसमें से 45 अरब का रिलीफ दे देते हैं उसी में से, तो ये एक रिलीफ है या नहीं है? क्योंकि बिजली की कीमतें 17 रुपए यूनिट से उठाकर आप 60 रुपए यूनिट पर जब ले जाते हैं तो आवाम से आपने जो पैसे लिए उसी में से थोड़े से उनको वापस कर दिए, तो ये किस किस्म का रिलीफ है? जी शुक्रिया भाई। बात यह है कि आप भी जानते हैं, सारे दोस्त जानते हैं कि बिजली के रेट मुकर्रर करता है वफाकी हुकूमत। वफाकी हुकूमत ने जो रेट मुकर्रर किया उसमें पंजाब हुकूमत ने एक किस्म का इनिशिएटिव लिया, उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने अपने कुछ अखराजात कम करके उन बिलों में डायरेक्ट पंजाब के लोगों को 14 रुपए 200 और 500 के दरमियान 14 रुपए पर यूनिट रिलीफ दिया। तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए, वफाक की तरफ से भी होना चाहिए। और बाकी सूबों से मुझे अफसोस है कि वो इसमें लड़ाई वाली कोई बात ही नहीं, वो भी हिम्मत करे, अपने अखराजात को कम करे और ये रिलीफ अपने अवाम को दे। अगर पंजाब हुकूमत ये रिलीफ अवाम को दे सकती है तो मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको क्या प्रॉब्लम है, या इसमें उन्हें जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा है कि उन्हें क्या गिला है, मेरी समझ से बालातर है। ये पंजाब हुकूमत ने, मैं समझता हूँ, बहुत ऐसा इक़दाम उठाया है और इस वक्त शदीद लोग बिलों की वजह से परेशान हैं। पिछले बिल जो हैं मेरे भाई, लोगों ने अपने जेवर बेच के, अपने मोटरसाइकिल बेच के, उधार लेके, अपने जानवर बेच के बिल दिए हैं। तो बड़ा मुश्किल टाइम है ये बिलों के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान के अवाम पर भी और पंजाब के अवाम पर भी। सही है, तो मरियम नवाज ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और बाकी सूबों को तकलीद करनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि केपी ने क्यों नहीं किया? मैंने ऐसा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी तो कर सकती है ये। अच्छा देखें, इधर मसले का अजीब तरीके से हल करने की कोशिश की जा रही है। बुनियादी तौर पे जेब आपकी फटी हुई है और उसमें आप सिक्के डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सिक्के तो गिरने हैं। मसला बना किसकी वजह से है? मसला बना है IPPs की वजह से, मसला बना है उन मुआहदों की वजह से जिनकी वजह से आज हम अपने आर्मी के बजट से ज़्यादा पैसे इन IPPs को दे रहे हैं। और वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसमें हमारी लोकल कनाइवेंस शामिल है। आज तक फेडरल गवर्नमेंट ने कौन से एग्रीमेंट रिव्यू किए हैं? देखें, इतना अरसा गुजर गया, आपको नहीं पता था कि आवाम की ये पहुँच से बाहर है। आज एक हाउस होल्ड का किराया इतना नहीं है जितना उसका बिजली का बिल आ रहा है। वो बेचारा किराया देगा या बिजली का बिल देगा या बच्चों की फ़ीसें देगा, हालात उधर ले गए। और ये तो बेसिकली आवाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है कि आपने उन पे इतना बोझ डाल दिया, अब आप उसे एक बिल पे 10,000 का 7,000 का रिलीफ दे देंगे, उसका क्या होगा? जो बेचारा खुदकुशी कर गया वो तो चला गया। हालात आप उस नहज पे ले गए हैं जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है। आज इन रेट्स की वजह से फैसलाबाद ही उठा लें, मोर देन 100 टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गए हैं और उनकी वजह से आप आदाफ लगाएं तो 2 लाख से ज़्यादा बंदे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं। तो इतना बड़ा आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनने जा रही है, वो इस चीज़ से तो नहीं हल होती। और देखें, नलायकी करे फेडरल गवर्नमेंट और भुगतें बाकी गवर्नमेंट्स क्यों? और ये भी जो इन्होंने एलोकेशन की है ये अनप्लान्ड एलोकेशन है। अगर ये इतने ही अच्छे होते तो ऑलरेडी बजट पास हुआ है, उसमें क्या ये एलोकेशन रखी गई? अब आप क्या है कि अस्पतालों के फंड में से काटेंगे, बच्चों की एजुकेशन में से काट के चलें सड़कों वगैरह में से काट के डालेंगे, तो क्या ये जस्टिफाई होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। ये तो आप एक आर्जी रिलीफ तो 2 महीने के लिए मेरी जगह ना। आर्जी रिलीफ देखें, जिस बंदे को ऑपरेशन की ज़रूरत है आप उसे पैनाडोल से किस तरह से कर सकेंगे? देखें इस वक्त तो बंदा जो है ना वो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, उसे किस तरह से आपने IPPs का जिक्र किया प्राचा साहब, आज ही एक स्टोरी शाये हुई है कि IPPs ने 1990 से लेकर अब तक 12 खरब रुपए की टैक्स छूट का फायदा उठाया है। IPPs ने, जिनको हम ऑलरेडी इतना नवाज रहे हैं, वो टैक्स भी पूरा पे नहीं करे, 12 खरब रुपए का टैक्स जो है वो कर रहे हैं। ये IPPs का मसला हल कैसे होगा? बिल्कुल न्याय साहब ने दुरुस्त फरमाया कि मसला है। अब इससे कोई नज़रअंदाज करे, डिनाई करे तो वो तो नाजायज़ होगी बात, वो अनफेयर होगी। लेकिन मसले का हल भी नज़र नहीं आ रहा ना, कि जहाँ आपकी सॉवरेन गारंटीज आ जाती हैं। मसलन आप कोई एग्रीमेंट कैंसिल तो नहीं कर सकते,
आप रीनेगोशिएट कर सकते हैं, और उसमें मोर सो कि जो पाकिस्तानी ओनर्स हैं IPPs के, जो अराउंड 40 लोग हैं, वो क्यों नहीं आगे आते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वॉलंटियर करें, वो तो बहुत कमा चुके हैं, वो पहले से ज़्यादा कमा चुके हैं। और इमेजिन के डॉलर उस वक्त फिक्स हुआ था किस रेट पे, और आज डॉलर का किस रेट पे है। अगर डॉलर को उस रेट पे फिक्स रखा जाता तो ये मसला इतना ना होता। आपने उसको इक्वल फ्लोटिंग पे कर दिया। अगर डॉलर फ़र्ज़ किया 60 रुपए का था और अब डॉलर यानी 300 तक पहुंच के थोड़ा सा नीचे आया है, 280 270 रुपए जितना भी है, तो ये उस सारा का सारा प्रॉफिट ही है ना। जो उस वक्त 96 में फ़र्ज़ किया एक प्लांट लगा, 150 मिलियन डॉलर उसकी कॉस्ट थी उस वक्त, उसने कितने 150 मिलियन डॉलर कमा लिए उसमें से। लेकिन चूंकि प्रॉब्लम है कि प्रोविजन है, आपकी सॉवरन गारंटीज हैं, आप ये नहीं कह सकते कि कल जो है हम इसको स्कटल कर रहे हैं इस एग्रीमेंट को। कारके वाला आपके सामने है, पहले क्या अशर हुआ, रिकॉर्डिक वाला क्या अशर हुआ कि पाकिस्तान ने हाथ जोड़ के मिन्नतें करके किसी न किसी तरह, स्पेशली कारके टर्की के साथ उसको मैनेज किया। हालांकि रूलिंग पड़ी है वो पाकिस्तान के खिलाफ पड़ी है, इसलिए इसमें एक पार्टी भी नहीं है कि एक पार्टी के लोग मुआहदे करने वाले फिर इसके जिम्मेदार हैं। आप करें कोई हल है ही नहीं। तो मुआहदे हैं ना। हाँ। अब आप किसी को जिम्मेदार ठहराएं, वो जिम्मेदारी ठहराने से क्या मसला हल हो जाएगा। देखिए ना, इस वक्त जिम्मेदार तो फिर भी ठहराना नहीं, चाहिए। सुने मेरी बात सुने। हम प्रायोरिटी ये है कि हम इससे जान कैसे छुड़ाएं। ये जो आपको 23-24 अरब रुपया जो हर साल का है, गर्दशी कर्जा यही है। और जो आप अल्फाज का हेर फेर जो मर्जी कर रहे हैं, आप उसको कोई टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज कर दें। असल तो ये अदाब है ना, कैपेसिटी चार्जेस कि नहीं, उन्होंने तो एक यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं किया, और आपने चूंकि एग्रीमेंट किए हुए थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं जिम्मेदारी वाला जो प्रोजेक्शन थी, मुझे भी याद है एक दौर ऐसा था कि जिसमें लोग हाथ जोड़ते थे कि जितने पैसे मर्जी ले लें, बिजली तो हमें दें। आप जब हेस्ट में करेंगे तो उसमें आप इस तरह की वो नेगोशिएशन करेंगे फिर कि जी आप बिजली तो फराहम करें। चलें, किसी ने आगे कंपनियों ने कहा होगा कि आपकी तो 24,000 मेगावाट गर्मियों की डिमांड है, 7,000 मेगावाट आपकी सर्दियों की है। हम जो इन्वेस्टमेंट करें तो 7,000 वाला क्या होगा। अगर हमारी स्ट्रांग फुटिंग होती उस वक्त, हम हाइडल पे जोर दे रहे होते, हम इस थर्मल पे या इस मसले में ना आते, तो शायद ये दिन ना भुगतना। नहीं, उसमें हमने कई गलतियां भी तो की ना, जैसे अपने हमने जो सारा इंपोर्टेड यानी फ्यूल पे किया ना। मैं गलतियों अब साहिवाल में लाके हमने लगाया 2017 में, आपके साहिवाल में लाके एक प्लांट लगाया, उसको कराची में आप लगा सकते थे, जाना तो नेशनल ग्रिड में ही है, लेकिन साहिवाल में वो एग्रीकल्चर लैंड को हमने किया, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है, फिर वो जब तक क्योंकि वो पंजाब में दिखना चाहिए प्रोजेक्ट लगा। साहब मैं ये गलतियों की तो कर रहा हूं ना कि गलतियां हुई, लेकिन अब कैसे सर बचाया जाए, असल तो मसला अब सही है। अब एक मसला एनर्जी मिनिस्टर जो है अवैस लगारी साहब भी वो हल बता रहे हैं, राजा रियाज साहब, वो कह रहे हैं अगर अवाम 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर ले तो 50 अरब रुपए सालाना हमारे बचेंगे। अब ये आपको समझ आती है स्टेटमेंट कैसे बचेंगे, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट्स तो हमने करनी है, यानी बिजली तो वो बनाकर हमें देने को तैयार हैं, हम उनसे ले नहीं रहे। तो हम अगर 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करेंगे तो पैसे कहां से बचेंगे, पेमेंट तो फिर भी जाएगी। अगर हम बिजली कम कंज्यूम करेंगे, पेमेंट तो फिर भी करनी है। राय साहब। तो भाई मैं समझता हूं कि आईटी जो है, इनके जो पाकिस्तान के मालिक हैं, वज़ीर आज़म साहब को इनको बुलाना चाहिए, इन्हें बिठाना चाहिए। इन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है, और इनके साथ जो एग्रीमेंट हुए थे वो मैं समझता हूं कि उस वक्त मजबूरी में हुए, बिजली नहीं थी, लोग कहते थे बिजली दें, जिस तरह प्राचा साहब कह रहे हैं जितने मर्जी पैसे दें, लेकिन जब बिजली आ गई तो अब इतनी महंगी हो गई है कि कारखाने बंद हो रहे हैं, लोग बिजली की वजह से, मिलें बंद हो रही हैं, बेरोजगारी हो रही है। तो अब उनको जो पाकिस्तानी है, चलो चाइना वालों को हम नहीं बुला सकते, जो पाकिस्तानी है उन्हें तो बुला के कहना चाहिए कि आपने बहुत कमा लिया, कोई खुदा का खौफ करे, ठीक है हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की खातिर आप इस एग्रीमेंट को रिव्यू करें, और ये जो जुल्म हो रहा है, आपने बहुत कमा लिया है, पाकिस्तान पे रहम करें और पाकिस्तानियों को माफी दें। ये जो इतना पैसा कमा रहे हैं पाकिस्तानी, इनको भी रहम आना चाहिए, नहीं तो खुद
सामने आना चाहिए और कहना चाहिए। अच्छा, मगर उसमें भी कॉम्प्लिकेशन है ना राजा साहब। अगर ये 50-51% जो है वो तो सरकारी है, जो बिजली बनाने वाली IPPs हैं। अब मसला उसमें यह है कि वो भी कर्जे लेकर लगाई गई है ना। अब वो कर्जों की जो किस्तें जानी है वो भी कैपेसिटी पेमेंट्स ही है ना सर। जो बिजनेसमैन है अगर वो रिलीफ दे दे तो बहुत बड़ा रिलीफ अवाम को मिल। बिजनेसमैनों को कौन रिलीफ देगा? क्या करता हूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान पर रहम कर ले। आपने अरबों रुपए कमा लिए हैं, जितने आपने लगाए थे उससे 100 गुना ज्यादा कमा लिए हैं। अब आप खुद सामने आए, कोई तो पाकिस्तान में ये जरूरत करे कि वो बिजली के कारखानों का मालिक आए और कहे कि जी मैं रिव्यू करने के लिए तैयार हूँ, मेरा जो खर्चा आता है उस पर मुझे जायज मुनाफा दे दे। राइट। लेकिन बदकिस्मती है कि कोई भी सामने आने के लिए तैयार नहीं। हर कोई पाकिस्तान को लूटने के लिए लगा हुआ है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई भी काम करने को तैयार। चलें, बिल्कुल सही है। राजा साहब की जमात ही हुकूमत में, और राजा साहब खुद कह रहे हैं कि कोई भी तैयार नहीं है ये सब कुछ करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेके फैफिन की रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं, जिसने एनालाइज किया है अब तक के जो ट्राइब्यूनल्स की कारकर्दगी है कि 7% सिर्फ जो एप्लीकेशन हैं वो निपटाई गई हैं। तो ये जो 180 दिन का टारगेट था या कानूनी तकाजा था, ये कैसे पूरा होगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं, फैफिन की रिपोर्ट है और ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक है। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए। उन इंतखाबात में बहुत सारी बेज़ाब्तियों की शिकायत थी, धांधली की शिकायत थी। बताया गया कि बहुत से उम्मीदवारों को शिकायत थी और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें जो हैं वो उन आज़ाद उम्मीदवारों ने दायर की जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे। अब ये फैफिन की रिपोर्ट क्या बता रही है? फैफिन की रिपोर्ट ये बताती है कि 17 अगस्त 2024 तक कुल 23 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में से, जो पूरे पाकिस्तान में 23 बने हुए हैं, उनमें से 11 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने काम किया और उन्होंने 377 इंतखाबी दरखास्तों में से सिर्फ 25 दरखास्तें निपटाई हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जानिब से निपटाई जाने वाली इंतखाबी दरखास्तों में से 4 कौमी जबकि 21 सूबाई हलकों से मुतालिक हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जानिब से अब तक निपटाई जाने वाली दरखास्तें कुल दायर दरखास्तों का सिर्फ 7% हैं। फिर रिपोर्ट यह भी बता रही है कि बलोचिस्तान के ट्रिब्यूनल्स ने कुल दायर दरखास्तों का 17%, सिंध के ट्रिब्यूनल्स ने 7%, खैबर पख्तूनख्वा के ने 4%, पंजाब के ट्रिब्यूनल्स ने निस्फ फीसद से भी कम, जबकि इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल्स ने ताहाल कोई दरखास्त नहीं निपटाई। ये रिपोर्ट बताती है कि पंजाब में अब तक बनाए गए 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में से 6 जो हैं वो गैर फाल हैं। पंजाब के इन ट्रिब्यूनल्स के पास मजमूई तौर पर 157 इंतखाबी दरखास्तें हैं। ये रिपोर्ट कह रही है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में मुल्क भर के कौमी और सूबाई हलकों में से 36% के नताइज को चैलेंज किया गया है। अब मैं उमैर ने साहब आपसे शुरू करते हुए, इसमें आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के ट्रिब्यूनल्स ने भी सिर्फ 4% जो हैं वो दरखास्तें निपटाई हैं, यानी वहाँ के ट्रिब्यूनल्स ने भी काम नहीं किया। अब जाहिर है इसका ताल्लुक हुकूमत के साथ तो है नहीं, ब्लेम आपको मैं नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि 180 दिन की जो एक आईनी और कानूनी तकाजा है, ये तो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जी, नज़र होता इसलिए नहीं नज़र आ रहा, देखें आपने ट्राइब्यूनल्स को डे 1 से फंक्शनल होने ही नहीं दिया। जो इलेक्शन कमीशन और रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के दरमियान कंट्रोवर्सी चल गई कि जी नाम हमने देने हैं, आपने देने हैं, और उस कंट्रोवर्सी को आप ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, ठीक है। तो इस वजह से मामला इल्तवा का शिकार है। हालांकि ये बुनियादी राइट है, बेसिक मसले हैं, जैसा फॉर्म 47 का इशू है, मतलब एक दिन में डिसाइड होने वाले केसेस हैं, मगर कोई उनकी हेयरिंग होने दे तो तब। आप खुद देख रहे हैं पंजाब के ट्राइब्यूनल्स गैर फाल बैठे हुए हैं, इसी तरह स्टे हुआ है जो इस्लामाबाद वाले केसेस, उन्हें कहा अपने ले आए फॉर्म 45 ले आए, किसी ने नहीं जमा कराया और उसके बाद मामला रुका हुआ है। देखिए जब इस तरह का करेंगे, लोगों का मैंडेट का मामला डिसाइड नहीं होगा तो और डिसग्रंटल्ड होंगे। आप अगर इलेक्शन कमीशन का कॉन्डक्ट देख लें कि रीकाउंटिंग की दरखास्तें उसके पास गईं तो उन्होंने क्या किया, जो तहरीक इंसाफ की थी ऑन रिकॉर्ड है 27 दरखास्तें, ठीक है, वो खारिज की गई। जो तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट थी वो अलाउ की गई और वो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, वो डिसाइड हो गए। हमारे 2 MNAs डी-सीट भी हो गए कि जिधर वो मामला चल रहा है वहाँ इलेक्शन कमीशन को घेर लग जाता है, मगर जहाँ से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल सकता है वहाँ वो ट्राइब्यूनल्स की मद में उस मामले को बुरी तरह से इंटेंगल किया हुआ है। और आपने देखा कि पार्लियामेंट ने उसके बाद लेजिस्लेशन भी
की, और लेजिस्लेशन किस लिए कि किसी तरह से हम इन ट्राइब्यूनल से काम वापस लें और रिटायर्ड जजेस को दिया जाए टाइम बेस के लिए। जब आप रिटायर्ड जजेस को वही टास्क दे देंगे जिसका इंसेंटिव ही नहीं है डिसाइड, क्योंकि उसको तो दोबारा आप री एम्प्लॉय कर रहे हैं ना, उसके पास क्या इंसेंटिव है 30 दिन में डिसाइड करने का, वो पूरी टर्म ऑफ द पार्लियामेंट केसेस सुनता रहे। और प्रीवियसली हुआ भी यही, आपने देखा कि पार्लियामेंट की टर्म खत्म हो जाती थी और केसेस जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया है तो तहरीक साहब ने दरखास्त दायर कर दी कि जी इसको डिले कर दिया जाए, इसकी समाअत को मौखर कर दिया जाए, क्योंकि अभी आपके शायद हामिद खान साहब जो मुल्क से बाहर वो तो किसी एक की तरफ से होंगे ना। देखें ट्राइब्यूनल में दरखास्तें तो काफ़ी सारी, सुप्रीम कोर्ट में जब लाहौर पंजाब के ट्राइब्यूनल्स का केस लगा है 5 सुप्रीम बेंच, वो तो चले समाअत इसलिए नहीं हो सकी कि मंदू खेल साहब दस्तयाब नहीं थे, वरना तहरीक इंसाफ की दरखास्त भी यही थी कि अभी इसको ट्राइब्यूनल में तो अब आप क्यों इसको अक्टूबर से अक्टूबर टपाना चाहते हैं? ऐसा लगता है अक्टूबर का नहीं, बेसिकली तो देखें इस वक्त कैंडिडेट्स का इंटरेस्ट है, इसमें अब पार्टी का इंटरेस्ट सेकेंडरी हो जाता है कि एप्लीकेंट कौन है। हर हल्के वाला बंदे का अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और हर किसी का वकील उधर इन्वॉल्व है, उन्होंने अपना केस लड़ना है। तो बुनियादी तौर पे तो कैंडिडेट्स के इंटरेस्ट में है कि चीज़ जल्दी डिसाइड हो। सही है। आपको क्या रुकावट नजर आती है प्राचा साहब इस ट्राइब्यूनल्स के मामले में? देखिए, पहली बात ये है कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पहली बार हो रहा है कि ट्रिब्यूनल्स काम नहीं कर रहे, तो फिर आप ज्यादती कर रहे होंगे। मसलन कासिम सूरी साहब ने इसी तरह के सूरत हाल में असेंबली भी तोड़ दी, यानी जिस इकदामात को या उनकी खिलाफ वर्जी सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया वो भी इसी सूरत हाल में हुए। तो ट्रिब्यूनल्स का जो मामला है 20-20 साल भी चलता है। लोग दूसरा इलेक्शन जीत के आके दूसरी असेंबली टर्म पूरी कर रही होती है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का अभी तक फैसला नहीं आया होता। हरगिज़ मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये दुरुस्त है, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि ये अच्छी बात है, नो। लेकिन इसको आप तारीख को सिर्फ अभी 8 फरवरी से ऑनवर्ड ना देखें ना, इसको उस तसलसल में बड़ी अच्छी बात की न्याय साहब ने। मैं तवक्को भी इनसे यही कर रहा था कि जितना उलझा दिया गया ना कि लाहौर हाई कोर्ट से पिंग पोंग करके सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर इलेक्शन कमीशन, फिर जनाब जाके मशावरत करें, ऐसे कैसे काम होंगे? नहीं, हम और आप चाहेंगे कि जी ये फैसले जल्द हो जाएं, इस तरह से तो नहीं होंगे, क्योंकि ये फिर वो जो एक लिटिगेशन है, लिटिगेशन में आके हमेशा की तरह ये भी फंस गया। यानी इसमें पार्लिमान ने कानून साजी कर दी, पार्लिमान का अख्तियार है कानून साजी करने का, मैं उसको चेक नहीं कर सकता, लेकिन जो डिस्पोजिशन है अदालतों की तरफ से, जो वो फोरम है उधर से भी तो नहीं हो रहा ना। मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है? मशावरत का कहा गया, मशावरत करनी चाहिए। मशावरत के बाद क्या हुआ? अच्छा, पहले मुशावरत के बाद जैसे शाहिद करीम साहब का एक फैसला आ गया, उस फैसले पर इलेक्शन कमीशन को इतराज था। अब वो इलेक्शन नई मशावरत है ना, नहीं एक नई मशावरत है ना। अब देखें ना, वो पुरानी वाली वो मेरे हिसाब से वो चीफ जस्टिस चले गए, अब नए चीफ जस्टिस आ गए। नई मशावरत का तो हुक्म हुआ ना। ये नहीं है कि मैं कोई अपनी तरफ से सजा, नो, मेरी सजेशन नहीं है ये। उन्होंने भी वही ट्राइब्यूनल नई मशावरत में भी उन्होंने नई चीफ जस्टिस ने कहा कि ये ट्रिब्यूनल है, लेकिन मसला क्यों नहीं आगे बढ़ रहा ना? और सिर्फ ये भी नहीं, आज आपने स्टैटिस्टिक्स ये दिखा दिए, अभी पिछले 2 हफ्ते पहले। ये बड़ी हैरत की बात है कि आज तक हम मीनिंगफुल कंसल्टेशन को डिफाइन नहीं कर सके कि क्या, उस पर भी बहस हो रही है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन का क्या मतलब है। एक फैसला हुआ था, पहले तो कंसल्टेशन को समझा ही नहीं जाता था। पहले तो मैंने कुछ कर दिया है ना एज एग्जेक्टिव, तो मैं आपको बता दूंगा कि जी मैंने जो है ना फलां को अपॉइंट कर दिया है, और वो कंसल्टेशन ये समझी जाती थी। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, शेल का वर्ड था कि बाइंडिंग है ये, और उसमें फिर आप फिर और बहस हो जाएगी। यानी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होती है या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की तैनाती होती है, तो उसमें फिर कंसल्टेशन वाला मामला आता है। अदरवाइज अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस में कंसल्टेशन नहीं होती तो फिर पार्लिमानी कमेटी या फिर अगले फोरम पे चला जाता है। पहले तो ये भी कंसल्टेशन समझी जाती थी कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव हुसोएवर इज, उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी और अगली पार्टी को बता दिया कि जी हमने कर दिया, हमने आपसे कंसल्टेशन कर दी। कम अज कम इतना तो आगे बढ़े। मैं जो बात करना चाह रहा था, यानी सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल तक मामला नहीं है। 2 हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी हुई थी, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इसी तरह के स्टैटिस्टिक्स थे कि जो ATCs हैं
यानी जिस सूबे में टेररिज्म के इतने वाकयात हुए वहां पर ATC बनी नहीं है। तो ये नहीं है, मैं सिर्फ ये एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि कोई ये पहली बार हो रहा हो या कोई इम्तियाजी नहीं होना चाहिए। मैं अगेन लेकिन होता यही चला रहा है, होता यही ठीक है। लेकिन मैं राजा रियाज साहब, ये सही है कि माजी में ये हुआ, कासिम सूरी साहब की मिसाल भी दी जाती है, और ट्राइब्यूनल, यही वजह है कि जब इलेक्शंस हुए थे तो नून लीग के दोस्तों से हम जब बात कर रहे थे कि मामला तो ट्राइब्यूनल्स के पास चले गए, तो उन्होंने कहा तो जाएं ट्राइब्यूनल्स के पास, फिर फैसला लेके दिखाएं वहां से। तो कहने का मतलब ये है कि इतना कॉन्फिडेंट क्यों है नून लीग के ट्राइब्यूनल से, तो 3 साल तक भी फैसला नहीं आने देंगे और डिलेइंग टैक्टिक्स इसमें इस्तेमाल होने, ये इल्जाम है नून लीग के ऊपर। ये असल भाई बात ये है कि ये आज से सिलसिला नहीं चल रहा, ये जब कोई इलेक्ट हो जाता है, जब उसके खिलाफ दरखास्त होती है, जो इलेक्ट हुआ होता है, जिसने अलग उठाया होता है, उसका और उसके वकील की पूरी कोशिश होती है कि ये फैसला ना हो, उसके लिए 1000 टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह जिसने दरखास्त दी होती है वो भी पूरी कोशिश करता है कि जल्दी फैसला हो। हाँ। और ये खींचातानी जिस तरह प्राचा साहब ने कहा चलती रहती है, लेकिन ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा साहब? फिर ट्राइब्यूनल्स का फायदा क्या है? मतलब फिर सबर शुक्र कर ले जिसका जो नोटिफाई हो गया। जी मैं अर्ज करता हूँ, इसका सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए कि इनका एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। इस टाइम लिमिट में आपने जो भी जज साहबान इसके हैं उन्हें पाबंद किया जाना चाहिए कि आपने 6 महीने में हर सूरत फैसला करना। वो तो पाबंद है, वो तो 180 दिन पाबंदी है, उनपे बाइंडिंग है। KPK में हुकूमत है PTI की, दरखास्तें भी इनकी ज्यादा हैं, लेकिन वहाँ भी आपने जो अभी रेशो बताई है वो इतनी मायूस कुन है। तो वो इसमें इनका क्या कसूर है? वो तो इलेक्शन कमीशन, मैं कह रहा हूँ कि इसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं, ये मैं आपको ये बताना जी सही है का काम है। और उसमें वकील जो है वो अपना दिखाते हैं, उनका एक अपना सिस्टम है, उसमें वो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करके खींच के ले जाते हैं, सालों साल केस ले जाते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुतअद्दिद सेशन हुए हैं तहरीक इंसाफ के, कई मुलाकातें हुई हैं, कई कुछ निकात पर अगर एतराज़ात थे वो भी बात हुई, लेकिन बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब ये फैसला नहीं कर सके कि अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसका वो हिस्सा बने। फैसला उन्होंने ये किया कि नहीं हम तनहा ही भले। तो अब ये फैसला उन्होंने क्यों किया, पहले सुन लीजिए मौलाना ने क्या कहा आज। राजा साहब, ये जो मौलाना कह रहे हैं कि माजी के तजर्बात हमारे अच्छे नहीं रहे, चले राजा साहब को कनेक्ट कर लें। प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं माजी के तजर्बात हमारे अच्छे नहीं रहे, इशारा तो वो किसकी तरफ, नून लीग की तरफ कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ कर रहे हैं। यानी आप आज ये तवक्को कर रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब ऐलान करेंगे कि वो PTI के साथ अपोजिशन में बैठेंगे। ये PTI तवक्को कर रही थी। नहीं मैं आप मीन मैं भी उसमें मैं भी शामिल ना, ठीक है, आप डजंट मीन, ठीक है। वो चूंकि अंदाज़े गुफ्तगू में आप कहना पड़ता है तो इसलिए ये बात आती है। यानी जब मौलाना फजल रहमान को ये भी पता है कि हुक्म का यक्का अब नहीं है, ठीक है, तो आपने ज्यादती कर दी। आपने कहा कि जी वो फैसला नहीं कर सके कि अपोजिशन में बैठें, अपोजिशन के साथ। उन्होंने फैसला किया है आज कि हम नहीं बैठेंगे। यानी जो करेक्ट उन्होंने फैसला कर लिया कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, इनके साथ नहीं बैठेंगे, उनके साथ भी नहीं बैठेंगे। वैसे नहीं उनके साथ तो मुलाकातें तो उधर भी नहीं है मोहसिन नकवी साहब के साथ। बात ये है कि द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन इज नॉट कि उनके साथ गए या नहीं, द क्वेश्चन वाज कि इन्होंने असद कैसर साहब कॉलें कर रहे हैं, बैरिस्टर गौर खान कॉलें कर रहे हैं, डेलीगेशन जाके मिल रहा है, बार बार मिल रहा है। यानी सेंटेंस वो है कि जी मौलाना साहब ने आज फैसला कर लिया कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। मैंने तो आगे से सिर्फ वजाहत दी कि अगर जब मौलाना साहब ने देख लिया कि हुक्म का चक्कर नहीं है अब, तो वो फिर कैसे आएंगे। दूसरा उन्होंने और भी वजाहत कर दी ना, उन्होंने कहा कि ना हम उनको शर्मिंदा करना चाहते हैं ना खुद हम शर्मिंदा होना। मेरे ख्याल है ये मौलाना साहब की बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, सच्ची बात करूं, जब से ये
आना जाना लगा है यानी इतने तो मरासम थे कि आते जाते आना जाना जब से पीटीआई के साथ लगा है, तो मेरा एक परसिस्टेंट मौक़िफ़ रहा है कि इसमें मादरत के साथ खान साहब से कि इसमें गेन सिर्फ मौलाना साहब ने किया है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गेन ये किया है कि जो जिस अंदाज से मौलाना साहब को एड्रेस किया जाता था, और जितना क्रिटिसिज्म पीटीआई की तरफ से ऊपर होता था, क्रिटिसिज्म नहीं था, वो तो एक तज़हीक कह लें। हाँ, ऐसे ही मैं वो लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा कि मौलाना साहब के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल होते थे। इसमें अगर इस फिजा में गेन किया है तो मौलाना फजल दोबारा तो नहीं शुरू हो जाएगा वो इस ऐलान के बाद? देखें, आज पूछना चाहिए, आज अगर असद कैसर साहब मादरत कर रहे हैं टेलीफोन करके, कल असद कैसर साहब फिर वही करेंगे, तो मेरा फिर असद कैसर साहब के बारे में क्या पसंद नहीं देख लेंगे। जब पिछले दिनों शेर अब्दुल मरवत साहब एक जलसे में थे और नारे लग गए, वही जो आप कह रहे हैं कि क्या कहा करते थे, तो उन्होंने कहा कि अभी ये नारे ना लगाओ, अभी हमारी उनसे बातचीत चल रही है। इसी पे एग्जैक्टली उसी जलसे के बाद असद कैसर साहब ने मादरत का फोन किया। तो जब उन्होंने कहा, अब अगर न्याजी साहब आज कहें, असद कैसर साहब नहीं, ये तो बैठे हैं ना, न्याजी साहब आज अगर ये कहें कि जी फिलहाल चूंकि बातचीत चल रही है तो आप ये नारा ना लगाएं, जब बातचीत नहीं चल रही होगी फिर न्याजी साहब उनको कॉल करके मादरत भी कर लें कि जी हमारे वर्कर्स ने ज्यादती की है। कल मैं शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम न्याजी साहब के वही बात मौलाना साहब आई विल नॉट। लेकिन जुमले में ना एक अगर था ना, मसलन उसमें न्याजी साहब उन्होंने कहा था कि अभी ये नारे ना लगाएं, अभी हमारी बातचीत चल रही है, मतलब ये कि बातचीत नहीं चल रही होगी तो फिर ये नारे लगाए जा सकते हैं। अब दोबारा तो नहीं शुरू हो जाएंगे। नेम कॉलिंग इस वक्त इशू नहीं, जो इशू है ना, मौलाना साहब भी समझदार सियासतदान है। देखें, इस वक्त हम अगर ऑपोजिशन में बैठे हैं, हम बाय चॉइस नहीं बैठे, हमें फोर्स के साथ बिठाया गया, ठीक है, और अगलों को नजर आ रहा है 8 फरवरी का नहीं, उनकी कोई 1-2 सेनेट की सीटों पे भी बातचीत चल रही थी। वो तो हम बिला मुकाबला चाह रहे हैं कि केपीके में बजाय इसके हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगे, भी तो शायद 1-2 सीटें ऑफर कर रहे थे। जिसकी पार्लियामान में सीटें हर किसी कैंडिडेट के हिसाब से ही डिसाइड होना है ना, बाय 5 तो हमारे न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से आती हैं, 2 पे कंटेस्ट का बनता है, तो वो ओवरऑल अगर वैसे ही डिसाइड कर ली जाए जैसा परवेज इलाही साहब ने पास में किया था, बिला मुकाबला हो गया तो हो जाए। क्योंकि हमारा सेनेट का प्रोसेस नहायत ही गंदा है कि मतलब फिर इल्ज़ाम लगते रहेंगे, फलाने पैसे लिए, कौन जस्टिफाई करता रहेगा? शरीफ आदमियों पे जिसने ना भी लिए हों उसका भी नाम चल जाए तो ये ज़्यादती है, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। जहाँ तक अपोजिशन में बैठने की बात है, देखें 8 फरवरी का इलेक्शन बड़ा यूनिक इलेक्शन था। अगर आप इसका थोड़ा सा पीछे चले जाएं, देखें अगर खान साहब की जिस वक्त गवर्नमेंट निकाली गई थी, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था खान साहब का ग्राफ इधर हिट करेगा। वो क्यों किया? क्योंकि देखें नून लीग ने अपनी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स की पक्की पकाई देग पकड़ा दी इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब ने वो संभाल लिया। और उसके बाद आपने देखा कि लोटों के साथ क्या हाल हुआ बाई इलेक्शंस में, कि पंजाब में गवर्नमेंट किसकी थी? हमजा शहबाज की थी। रिजल्ट क्या आया? क्लीन स्वीप पीटीआई ने किया। फिर उसके बाद जिस तरह से ग्राफ बढ़ा, अब मौलाना साहब को भी नज़र आ रहा है कि अगले इलेक्शन में मैं टैग होता हूँ गवर्नमेंट के साथ, थोड़ा भी लेबर लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल जाएगा गवर्नमेंट से? एक गवर्नरशिप मिल जाएगी, कोई 1-2 मिनिस्ट्रियाँ मिल जाएंगी, मगर जो फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए आप फारिग हो जाएंगे। लेकिन वो टाइम गुजर नहीं गया प्राचा साहब। खबरें तो ये थी ना कि जब हुकूमत के साथ मामला उनके चल रहे थे, और जब नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा गए उनसे मिलने के लिए, तो खबर यह है कि उन्होंने कहा कि अब सब कुछ बांट कर हमारे पास क्या करने आए हो। और उसी से पहले पीपल्स पार्टी ने अपना गवर्नर अनाउंस किया था, तो गवर्नरशिप ऑफर की जा सकती थी मौलाना को, शायद वो उधर चले जाते। अब देखें ना, या तो मैं जेजुआई का हूँ तो मैं आपको हतमी ओपिनियन दे दूँ, मौलाना साहब इस इलेक्शन को मान नहीं रहे ना। बात सिर्फ मेरी अपनी हम्बल ओपिनियन है, सिर्फ बात गवर्नरी की नहीं है। मौलाना को जितना न्याय साहब बाकी सूबों में कहते हैं धांधली हुई है, मौलाना साहब जब ये कहते हैं ना कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, वो केपी को भी शामिल करते हैं उसे। मौलाना साहब ये समझते हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो निकाल लेंगे। वो गवर्नरी वाला इशू नहीं है कि वो मैं आखिर में राजा रियाज साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की आपके साथ भी तो बातचीत नून लीग के साथ भी चल रही थी, लेकिन क्यों उनको अपने साथ नहीं मिलाया जा सका? राजी किया जा सकता था, क्यों नहीं हो सका? ये मौलाना साहब मान लिए बड़े एहतराम की जगह है,
और एक चीज से बड़ी खुशी हुई है कि ये पीटीआई वाले उनके खिलाफ इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते थे और लगे हैं तो उन्होंने इनके साथ काम भी किया। राय साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, चले लाइन ड्रॉप हो रही है। राय साहब गालिबन ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह कि आपने जो कहा करते थे वो तूफान थम गया है। तो हम सर देखें, आप मुसद्दिक मलिक साहब ने भी आज ये कहा है, मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि जी आएँ फसाद मत फैलाएं, कमेटियों में बैठें, आगे बढ़ते हैं, चीज़ें ठीक करते हैं। क्या आप तैयार हैं ये सब करने के लिए? अच्छा देखें, इसमें थोड़ा सा आइडियोलॉजी का फ़र्क है। आइडियोलॉजी का इस सेंस में फ़र्क है कि नून लीग जब बाकी पार्टियां किस तरह से देखती हैं, वो इक़्तिदार हासिल करने को एज एन ऑब्जेक्टिव देखती हैं, आखिरी हदफ, जबकि हम समझते हैं इक़्तिदार हासिल करना एक टूल है टू अचीव एन एंड, और वो एंड क्या है? रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना। तो ये फ़र्क है। अगर आप बात करें, ये हमसे बात करें कि जी इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर रिफॉर्म्स करनी है इस मुल्क में, हमने IPPs का मुहासबा करना है और कोई रिफॉर्म्स लानी है, हम बैठने के लिए तैयार हैं। मगर ये कहें कि जी हम आपस में डिसाइड कर लें, बंदर बांट कर लें, पास्ट की बातें नहीं करेंगे, करप्शन को नहीं छेड़ेंगे, करेंगे, वो हमारा मैंडेट नहीं है, क्योंकि पैसा किसका चोरी हुआ है? इस अवाम का चोरी हुआ है। तो उन चीज़ों को हम नहीं कर सकते। तो ये बुनियादी फ़र्क है। तो उस चीज़ को आप जवाब बना लें कि जी हम ओपन अप नहीं है, हालांकि हम हर कमेटीज़ में इनके साथ मौजूद हैं। अगर स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं तो उसमें PTI की भी नुमाइंदगी है, बाकी जमातों की भी है, तो उसमें हम इंशाल्लाह ताला पूरा पार्टिसिपेट करेंगे। मगर ये एक्सपेक्ट करें कि हम किसी NRO की तरफ या वो उस तरह की चीज़ के लिए साथ देंगे तो वो नहीं होने लगा। सही है, चलिए बहुत शुक्रिया। मैंने ऐसा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने की। राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।